छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बैरागी वंश के शासक किस रियासत पर शासन करते थे। आपको बताना है कि ये जो बैरागी वंश हैं, तो ये इस वंश के शासक, बैरागी वंश के शासक किस रियासत पर शासन करते थे। ये हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासत हुआ करते थे, जैसे कि खैरागढ़ हो गया, राजनांदगांव हो गया, रायगढ़ हो गया, बस्तर हो गया, कवर्धा हो गया, बस्तर हो गया, कांकेर हो गया, इसके बाद सारंगढ़ हो गया, कोरिया, जसपुर, सरगुजा, ये सब जो है हमारे छत्तीसगढ़ के रियासत हुआ करते थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में से किस रियासत में बैरागी वंश के शासक शासन करते थे। तो जो राजनांदगांव रियासत है ना, जिसको नांदगांव भी कहा जाता था, वैसे इसका मूल नाम तो नांदगांव ही था, नांदगांव। इसके नाम के आगे जो है राज शब्द जोड़ दिया गया, तो बन गया ये राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में बैरागी वंश के शासक शासन करते थे। ये मूलतः पंजाब से आए हुए थे। अच्छा, राजनांदगांव के अलावा जो छुई खदान रियासत हुआ करता था ना, जो वर्तमान समय में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत ही आता है, छुई खदान का क्षेत्र, तो वहां पर भी बैरागी वंश के शासक शासन किया करते थे। अगर हम बात करें खैरागढ़ और रायगढ़ की, कवर्धा और रायगढ़ की, कवर्धा और रायगढ़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है राजगोंड शासन किया करते थे। जो राजगोंड है ना, उनका यहाँ पर शासन था। यहाँ कवर्धा और रायगढ़ में, रायगढ़ जहाँ पर वो संगीत सम्राट थे ना, राजा चक्रधर, तो वो जो है राजगोंड थे। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो राजनांदगांव और साथ ही साथ छुई खदान में बैरागी वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संचालक भवन का नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का जो संचालक भवन है उसका क्या नाम है, जहां पर जो संचालक मंडल बैठते हैं उसका नाम आपको बताना है। तो देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम बात करें महानदी की, तो जो महानदी है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा है। छत्तीसगढ़ राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है ना महानदी को, जो कि धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है। तो महानदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का जो मंत्रालय और सचिवालय है, जो मंत्रालय और सचिवालय जो है ना, उसको, उस भवन का नाम जो है महानदी दिया गया। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का क्या नाम है, तो वहां पर आपको लगाना है महानदी। तो छत्तीसगढ़ के मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम क्या है, महानदी। उसके बाद जो इंद्रावती दिया है, यही आपका आंसर होगा। जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संचालक भवन का जो नाम है ना, वो इंद्रावती भवन है। ध्यान रखेंगे, संचालक भवन का नाम क्या है, इंद्रावती, और मंत्रालय और सचिवालय वो है महानदी। मिनी माता की अगर हम बात करें, तो राज्य का जो विधानसभा भवन है, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के 90 विधायक बैठ करके राज्य के लिए विधि निर्माण का कार्य करते हैं, तो उस भवन का नाम, जिसको विधानसभा कहा जाता है, उस विधानसभा भवन का नाम क्या है, मिनी माता, मिनी माता भवन। संजीवनी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। संजीवनी किस भवन का नाम है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य चिकित्सालय का नाम जो है संजीवनी है, जो कि रायपुर में है। तो ध्यान रखना, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रालय और सचिवालय का नाम है महानदी भवन। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संचालक भवन का नाम है। मिनी माता छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम है। संजीवनी छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य चिकित्सालय का नाम है। तो ये भवनों के नाम है, ऐसे और भी काफी सारे हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंद्रावती भवन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय प्रतीक चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या है, अशोक स्तंभ बना हुआ आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे है ना, ऐसा गोला है, बीच में अशोक स्तंभ बना हुआ है। उसके बाद फिर चारों तरफ जो है ना, कुछ इस तरह का किला टाइप का ऐसा बना हुआ है चारों तरफ। तो ये जो चीज है ना, ये छत्तीसगढ़ के 36 किलों को
दर्शाता है। ये जो बाहरी वाला है ना, इनकी संख्या टोटल 36 है, जो कि छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को अर्थात 36 किलों को दर्शाता है। बीच में अशोक स्तंभ है। तो नॉर्मली आप लोगों ने इन चीजों को देखा होगा कि ये चीज यहां पर है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई यहां पर क्या नहीं है, ये आपको बताना है ना। तो जो ऊर्जा चिन्ह है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है ऊर्जा संपन्न राज्य है। मतलब हमारे यहाँ जो कोयला है, बड़ी मात्रा में कोयला प्राप्त होता है ना, और कोयले से बिजली तैयार की जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। और ये जो बिजली है ये हमारे राज्य के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि ठीक ठाक है, सबको मिल जाता है। इसके अलावा हम जो है दूसरे राज्यों को भी बिजली सप्लाई करते हैं। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो ऊर्जा संपन्न राज्य है। कोयला और दूसरे खनिज, हमारे यहाँ पानी भी काफ़ी है, नदियाँ भी काफ़ी है, तो जल विद्युत भी उत्पादन होता है। तो ऊर्जा चिन्ह को जो है यहाँ पर दर्शाया गया, ऊर्जा चिन्ह को। उसके बाद दूसरा दिया है धान की बालियां। हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, और इसको तो भाई धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो यहाँ धान की बालियों को भी प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद देखिएगा नदियों को रेखांकित करती लहरें। तो हमारे छत्तीसगढ़ में महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो जैसी काफ़ी बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है जल संपदा से भी भरपूर है। तो नदियों को रेखांकित करती लहरें भी यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर है। इसके अलावा जो यहाँ जो है ना वन संपदा, तो वन संपदा का कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का प्रतीक, वन संपदा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह जो है इस राज्य चिन्ह में नहीं है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय वृक्ष है साल, जिसको सरई भी बोला जाता है, तो यहाँ पर साल के पत्ते वैसे कुछ दिखाया जा सकता था, तो वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो वन संपदा जो है यहाँ पर नहीं है, बाकी सब यहाँ पर है। तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा आप लोग देख लीजिएगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह में और क्या है, ये देखिएगा। वैसे लगभग इतनी ही चीजें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबा अंजुम का संबंध किस खेल से है। देखो ये क्वेश्चन लेने के पीछे एक वजह है। पिछले किसी वीडियो में मैंने सबा अंजुम का नाम लिया था, मतलब सीधे इनसे क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब कुछ था इनका नाम। तो वहां पर मैंने सबा अंजुम को बता दिया था कि ये फुटबॉल से इनका संबंध रहा है। मेरे मतलब जल्दी जल्दी मुंह निकल गया था। तो इनका जो संबंध है हॉकी से। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे करेक्ट किया कि नहीं सर, सबा अंजुम जो है फुटबॉल नहीं हॉकी खेलती हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनको वर्ष 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पद्मश्री कब? वर्ष 2015 में। सबा अंजुम राजनांदगांव से है जहां तक ये सबा अंजुम, और ये हॉकी टीम की मतलब भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। तो मैंने गलती से फुटबॉल कह दिया था, माफ़ी चाहूँगा। तो सबा अंजुम हॉकी से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है असहयोग आंदोलन के समय काजी शेर खां ने गांधी जी से प्रभावित होकर बहिष्कार स्वरूप किस उपाधि का त्याग किया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था भाई? 1920 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, दुनिया भर की घटनाएं हुई थी ना, अंग्रेज जो है सुन नहीं रहे थे। तो गांधी जी का दिमाग खराब हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। बोला जिसको जो उपाधि मिली है त्याग दो, अंग्रेजों को वापस लौटा दो। गांधी जी ने भी केसर ए हिंद की उपाधि जो है वापस लौटा दी, जो अंग्रेजों ने उनको दी थी। तो गांधी जी से प्रभावित होकर के देश के तमाम नेता जो हैं, जिनको अंग्रेजों ने कोई ना कोई उपाधि दे रखी थी, तो उन्होंने जो है अपनी उपाधियां त्यागना शुरू कर दिया। तो हमारे छत्तीसगढ़ से एक नेता थे काजी शेर खां। इनको अंग्रेजों ने एक उपाधि दे रखी थी। तो जो काजी शेर खां है, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी से प्रभावित हो जाते हैं और बहिष्कार स्वरूप अपना जो उपाधि है, जो इनको उपाधि मिली थी खान साहब, ये उपाधि जो है इन्होंने त्याग दिया। ध्यान रखेंगे, खान साहब की उपाधि इनको मिली थी, काजी शेर खां को। तो इन्होंने इस उपाधि का त्याग किया। अच्छा, ये जो राय साहब है ना, वामन बलीराव लाखे, इनको राय साहब की उपाधि मिली थी। तो वामन बलीराव लाखे ने राय साहब की उपाधि का त्याग कर दिया, जिसके बाद लोगों ने वामन राव लाखे जी को लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बलौदा बाजार के बाघ पंजा स्थल का संबंध है। तो बलौदा बाजार जिले में कोई बाघ पंजा स्थल करके कोई स्थान है।
तो ये किस धर्म से, किस पंथ से संबंधित है, ये आपको बताना है। बाघ पंजा स्थल, यहाँ पर बाघ के पंजे बने हुए हैं, तो ये किस से संबंधित है, तो भाई सतनाम पंथ से इसका संबंध है। देखो बाघ पंजा स्थल, इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ को शुरू किया था ना, सतनाम पंथ के ये प्रतिपादक हैं। तो जब गुरु घासीदास जी तपस्या कर रहे थे ना गिरौदपुरी में औरा धौरा वृक्ष के नीचे, तो कहते हैं कि गुरु घासीदास जी के तपस्या को भंग करने के लिए, या फिर कहें गुरु घासीदास जी को इनकी परीक्षा लेने के लिए कि भाई इनकी साधना में कितना बल है, मतलब कि ये क्या डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं, कुछ इस तरह से। तो कहते हैं कि ईश्वर ने जो है ना, भगवान ने जिनकी ये तपस्या कर रहे थे, तो एक बाघ भेजा ताकि इनकी परीक्षा ली जा सके। तो उसी बाघ के पंजों के निशान वहां पर हैं, और इसमें जो है ना गुरु घासीदास जी पास भी हो गए थे, मतलब इस परीक्षा में। तो ध्यान रखेंगे बाघ पंजा स्थल का संबंध सतनाम पंथ से है या फिर गुरु घासीदास जी से, ये ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। अगर गुरु घासीदास दे देगा तो वो भी ठीक है। ये गिरौदपुरी में है बाघ पंजा स्थल। अगला क्वेश्चन है, ममता चंद्राकर किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? ममता चंद्राकर, देखो ममता चंद्राकर मैंने ना इसमें भी एक छोटा सा मिस्टेक किया था। ममता चंद्राकर जो है एक तो लोक गायिका है, जो पहले आकाशवाणी जो रेडियो है ना उससे भी वो जुड़ी हुई थी काफ़ी लंबे समय से, फिर अभी रिटायर हो गई हैं वो, और जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है वहाँ पर वो कुलपति भी हैं। तो जो ममता चंद्राकर वो लोक गायिका हैं, लेकिन यहाँ पर जो ममता चंद्राकर किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है, मतलब कि ये जो है राजनेत्री है। क्या है ये? राजनेत्री ही बोलेंगे ना, हाँ राजनेत्री ही बोलेंगे। तो ये राजनेत्री है, मतलब कि ये क्या है? पॉलिटिशियन है। और जो ममता चंद्राकर है ना लोक गायिका, वो अलग है, दोनों का नाम एक ही है, ममता चंद्राकर। तो ममता चंद्राकर किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है? मैंने एक बार ना जब जिक्र आया था कि पंडरिया से कौन से विधायक है, तो मैंने ममता चंद्राकर नाम बताया था और मैंने बोल दिया था कि ये लोक गायिका है। तो लोक गायिका ममता चंद्राकर वो विधायक नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये जो ममता चंद्राकर है जो कि कबीरधाम जिले से हैं और पंडरिया से ये विधायक हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि मैं हो गया था, मतलब मैं फ्लो में बोल दिया था कि ममता चंद्राकर ये लोक गायिका है। तो ये लोक गायिका वो अलग हैं और ये अलग हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि शक्ति, पाटन और अंबिकापुर यहाँ से कौन कौन से विधायक चुने गए हैं। स्पेशली आप लोग पाटन का जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम भ्रमरकोट भी था? किस क्षेत्र का प्राचीन नाम भ्रमरकोट भी था? काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र का क्या नाम था। तो देखिएगा जो बस्तर है इसका नाम जो है भ्रमरकोट, चक्रकोट, दंडकारण्य, कांतर, महाकांतर, ये सब मिलता है। तो भ्रमरकोट किसी समय में बस्तर को कहा जाता था। ये नागवंशी शासकों के समय में बोला जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के नवगठित जिला गौरेला पिंडरा मरवाही का जिला मुख्यालय है। तो भाई नवगठित जिला है गौरेला पिंडरा मरवाही, जो कि 28वां नंबर का जिला है। इससे पहले 27 जिले थे ना, तो ये 28वें नंबर का जिला है गौरेला पिंडरा मरवाही। और ये जो है ना 10 फरवरी 1920 को अस्तित्व में आया था। 10 फरवरी 1920 को यह अस्तित्व में आया था। बिलासपुर जिले से अलग होकर के गौरेला पिंडरा मरवाही जिला बना है। अब यहाँ पर 3 नाम दिए हुए हैं, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और ये तीनों जो है ना अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग स्थल हैं। मेरे ख्याल से ये नगर पालिका या नगर पंचायत होने चाहिए, बाकी ये तहसील वगैरह हैं। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 3 स्थान है। तीनों स्थानों के नामों को मिलाकर के जिले का नाम रख दिया गया है। जैसे कि बलौदा बाजार भाटापारा जिले का नाम है। जो बलौदा बाजार जिला हम बोलते हैं ना, उसमें भाटापारा नाम भी जुड़ता है। उसके क्या कहना चाहिए, ऑफिशियल नाम, आधिकारिक नाम। तो इसका भी आधिकारिक नाम क्या है, गौरेला पिंडरा मरवाही। तो इसका जिला मुख्यालय कौन सा है भाई? जिला मुख्यालय जहां पर कलेक्टर बैठेगा, कलेक्टर ऑफिस होगा, एसपी ऑफिस होगा, वो कहाँ है? तो वो जो है गौरेला को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, गौरेला जो है गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का जिला मुख्यालय है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, भिलाई स्टील प्लांट किसके अधीन एक उपक्रम है? भिलाई स्टील प्लांट मतलब बीएसपी। भिलाई स्टील प्लांट किसके अधीन एक उपक्रम है? मतलब ये भाई किसी के अधीन तो कार्य करता होगा ना, तो ये जो है काम करता है SECEL, SEIL, एक मिनट, हाँ SAIL, SAIL, ये SAIL, सेल जिसको बोला जाता है सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत एक उपक्रम है। तो ध्यान रखेंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।